हम बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू के वंशज हैं और हम अपने संघर्ष के इतिहास को नहीं छोड़ सकते हैं। जब जंतर मंतर में स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है जब वो सफल हुआ और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जब उन पर लाठीचार्ज हुई और ये पूरे देश में चर्चा का विषय हो, तो मैं सोच रहा था कि बस्तर के आदिवासी जब जंगल में अपने ज़मीन का हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन पर गोलियां चला दी गई, तो इसके लिए जंतर मंतर में धरना क्यों नहीं हुआ? जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको सरकार बहुत आसानी से सुन लेगी, बस्तर में जो हो रहा है उसे नहीं सुनेगी। वो आदिवासी की प्रोटेस्ट है और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर इसी जंतर मंतर पर अगर बस्तर के आदिवासी यही धरना देते, अगर बस्तर के आदिवासी होते या झारखंड के होते या गुमला के होते, तो उन्हें कोई नहीं सुनता। आप सोचिए, दिल्ली में मेट्रो के लिए कितनी ज़मीन गई है, कई संस्थाओं ने भी दी है, शायद कुछ निजी ज़मीन भी गई है। ऐसा तो शायद नहीं हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसोल के कितने ही किसानों ने अपनी ज़मीनें दी मायावती के और अखिलेश के कार्यकाल के दौरान। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अगर किसान नहीं दे रहा है तो आप उसकी कनपट्टी में AK-47 रख दोगे। आपको स्थानीय विकास के लिए सड़क नहीं चाहिए, आपको वहाँ एक भय की सत्ता बनाए रखने के लिए सड़क चाहिए, जिससे उस आदिवासी पर, उस स्थानीय निवासी पर आपका भय कायम रह सके। विकास क्या हो रहा है? विकास हो रहा है कि आदिवासी की ज़मीन को हटाया जाता है, उस ज़मीन को खाली कराया जाता है बेहिसाब पुलिस कैंप लगाकर। जैसा कि अभी विकास तिवारी बता रहे थे कि सड़क आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जंगल में सड़क जाएगी, लेकिन सड़क कैसी जाएगी? सड़क इतनी बड़ी जाए, इस तरह की जाए कि उस पर से बख्तरबंद गाड़ी निकल जाए। मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि आदिवासी का अर्थ अनुसूचित जनजाति नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक शेड्यूल ट्राइब, प्रत्येक अनुसूचित जनजाति आदिवासी नहीं होती। कि जंतर मंतर में आज तक आदिवासियों के सवाल को, विशेष करके विस्थापन के सवाल को कभी लोगों ने उठाया नहीं। गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी समाज का सोच वही है जो शुरू में वो जंगल को साफ करते समय जो उनके जेहन में था कि ये हमारी धरती है, यही हमारा धरोहर है। कि लैंड बैंक 5 अनुसूचित क्षेत्र में क्यों? ये तो आदिवासियों का इलाका है। कितना दुखद है कि एक कमरे की पूरी कुर्सियां नहीं भर पाई हैं आदिवासियों की। आदिवासी और विकास और साथ ही साथ विस्थापन, ये तीनों चीज़ें आपस में इतनी गुत्थम गुत्थी हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और आज दिल्ली में अगर आदिवासियों के विस्थापन पर चर्चा हो रही है, तो ये सुखद है कि शायद ये चर्चा कभी जंतर मंतर तक पहुँचे और शायद हमारे बस्तर में बनने वाले उस बोधघाट परियोजना पर लोगों का ध्यान जाए, जिसमें 50 गांव डूब जाएंगे, लगभग 5000 लोग बेघर हो जाएंगे। कि जंतर मंतर में आज तक आदिवासियों के सवाल को, विशेष करके विस्थापन के सवाल को कभी लोगों ने उठाया नहीं। एक साथ कभी आदिवासियों को बचाने के सवाल को लेके लोगों ने इस तरह से एकत्र नहीं हुआ। तब मैं अपने को खोज रही थी, अपने समाज को खोज रही थी और मैं कह रही थी, गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। इसलिए कि आदिवासी समाज शुरू से ही, इतिहास ही आदिवासियों का है। जंगल के खूंखार जानवरों से लड़के देश के जिस भी हिस्से में आदिवासी समाज ने बसा, जंगल को साफ किया, खेती लायक जमीन बनाया, गांव को बसाया और जितना दूर वो अपना समाज बढ़ा, उतना इलाका को वो अपना धरोहर माना, अपना पिता माना। और आज भी वही समाज है। हम विकास के जिस दौर में आज भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का सोच वही है जो शुरू में वो जंगल को साफ करते समय जो उनके जेहन में था कि ये हमारी धरती है, यही हमारा धरोहर है। आज भी आदिवासी समाज उसी तरह से जल, जंगल, जमीन को देखता है, समग्रता में देखता है। कभी भी आदिवासी समाज ने
आज जिस तरह से जो कारपोरेट जगत, या तो हम कहेंगे एक तरफ से हम आदिवासी समाज के लिए समाज वो जल जंगल जमीन सभी मिलके हैं, उसके साथ जंगली जानवर भी हैं, विषैले जीव जंतु भी हैं, आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भी हैं, पशु पक्षी चींटियां, सब कोई मिलके एक पर्यावरण और एक समाज है। आज आदिवासी समाज उसी को अपना समाज आज भी मानता है, और ये इतिहास गवाह है, आज का भौगोलिक स्थिति भी गवाह है कि आदिवासी जहां पर आज भी है देश के जिस भी हिस्से में, वहीं पर जंगल बना हुआ है, बचा भी हुआ है। नदी झील झरने वहीं पर आज भी जीवित हैं, जहां पर आदिवासी समाज है वहीं पर नदी झील झरने भी हैं, वहीं पर कोयल भी कूक मारता है और वहीं पर मोर भी नाचता है। ये हकीकत है। आज हम लोग आदिवासी समाज में एक कोयलकारो जन संगठन, जहां पर 245 गांव को बचाने की 56 गांव को बचाने का जो लड़ाई लड़ रहे थे, एक बुजुर्ग गीत गाता था। जब सरकार बोलती थी कि तुम 256 गांव को दे दो, और यहाँ पर 2 बड़ी नदियां हैं, कोयल नदी और कारो नदी, यहाँ पर हम 2 जगह बांध बनाएंगे और 710 मेगावाट का बिजली पैदा करेंगे, और ये बिजली से पूरे देश को रोशनी मिलेगी, देश का विकास होगा। वहां पर उरांव भी है, मुंडा भी है, खड़िया भी है, हो भी है, संथाल भी है, और जितनी आदिम जनजातियां हैं, तमाम आदिम जनजातियां समाज भी वहीं पे है। एक बुजुर्ग गीत गाता है और गीत के माध्यम से कहता है, सरकार को जवाब देता है। सरकार जब बोलती है कि जमीन के बदले तुमको पैसा देंगे, और जो जमीन वहां पर हम हाइडल प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बदले बिजली पैदा करेंगे 710 मेगावाट का, उसके बदले तुमको नौकरी देंगे। एक बुजुर्ग गीत गाता है, सोना होले बदल, रूपा होले बदल, धरती माए के कैसे रे बदल। मैंने सोना रहता तो बदल सकते थे, रूपा होता तो बदल सकते थे, लेकिन हमारा धरती माँ को हम कैसे बदलेंगे। ये आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज आज जहां पर भी जमीन बचाने का काम किया, मुझे गर्व है। मैं भी 1995 से, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तब से लगातार जमीन बचाने का आंदोलन में रही, जंगल बचाने का आंदोलन में रही। आदिवासी होने के बाद भी मुझको समझ आया कि हम आदिवासी क्यों जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब कोयलकारो हाइडल पावर की लड़ाई चल रही थी, जब 1995 को ये सरकार के तरफ से अधिसूचना जारी हुआ कि 5 जुलाई 2095 को कोयलकारो परियोजना का शिलान्यास होगा। जिस आदिवासी को सो कॉल्ड सभ्य समाज कहता है कि ये अनपढ़ गंवार लोग, ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, ये विकास विरोधी हैं। वो मुंडा इलाका है। मुंडा समुदाय ने घोषणा किया आंदोलन का अपने क्षेत्रीय भाषा मुंडारी को आंदोलन का एक बड़ा हथियार बनाया, और बोला बार बार सरकारी अधिकारी उस इलाके में जाना चाहते थे बहाने से, और उस इलाके का मुआयना करना चाहते थे शिलान्यास करने के पहले,
मुंडा आदिवासी समुदाय ने उस इलाके में जनता कर्फ्यू लगाया। और जनता कर्फ्यू का मतलब क्या है, बाहर के लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जनता कर्फ्यू का मतलब था कि वो मुंडा आदिवासी इलाका है तो वहां पर जो मुंडारी भाषा नहीं जानता है उसको वहां पर इन करने नहीं दिया गया। 1 महीना 1.5 महीना तक जब सरकार ने घोषणा किया था, हार मान के सरकार को कहना पड़ा कि अब हम 5 जुलाई को कोयलकारो परियोजना का शिलान्यास करने नहीं आएंगे, अब हम सितंबर में करेंगे। आदिवासी समाज ने उस समय एक गांव 256 गांव में से एक गांव को सरकार कहती है कि हम आइडल रिहेबिलिटेट करेंगे। गांव के लोगों ने कहा 3 गांव को आप आइडल रिहेबिलिटेट करके आप दिखाओ। 6 महीना हुआ, 7 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, सरकार ने कुछ नहीं कर सका। गांव वालों ने बोला कि आप कहते हो 255 गांव के लोगों को नौकरी देंगे, हम उनका पुनर्वास करेंगे, हम उनको इस तरह से उनका विकास करेंगे, लेकिन आप 2 साल 3 साल में एक गांव को आपने आदर्श पुनर्वास करके नहीं दे सका, आप क्या कर सकोगे। आदिवासी क्षेत्र में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन सबको सुने हैं, जहां पर 245 गांव क्षेत्रफल के हिसाब से 1471 वर्ग मीटर, सरकार वहां पर कहती थी कि हम यहीं पर फील्ड फायरिंग रेंज बनाएंगे। वहां की आबादी 2.5 लाख है। आदिवासी मूलवासी समुदाय ने कहा कि ये जो फील्ड इस क्षेत्र में लगातार फायरिंग कर रहे हो, हजारों महिलाओं को, हजारों लोगों को आपका गोला का छर्रा से किसका हाथ कट गया, किसका पैर कट गया, किसका नाक कट गया। और आपके मिलिट्रियों ने जब भी इस इलाके में फायरिंग प्रैक्टिस करने के लिए आए, दर्जनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। अब हम इस इलाके में आपको इन करने नहीं देंगे। वहां वो उराव इलाका क्षेत्र है, उराव समुदाय ने आर्मी को उस इलाके में जाने से रोकना शुरू किया। नेतरहाट के रास्ते में टुटुआ पानी पड़ता है। टुटुआ पानी क्षेत्र में 1.5-2 लाख आदमी लगातार 1.5 सप्ताह तक वहां पर जमे रहे। वो लोग क्या बोलते, क्या वो लोग गीत गाते थे उराव में। वो संघर्ष का बड़ा हथियार है। वो गीत गाते थे, ओहरे नगापुरिया एका तारा कादर कीरा बारा हो, ओहरे नगापुरिया राजिन सुनानंदर, माने ओहरे छोटा नागपुर के लोग किधर जा रहे हो, इधर आओ, राज तुम्हारा लुटा रहा है, राज तुम्हारा छीना जा रहा है, तुम एकत्र हो, इधर आओ। और यही गीत ओहरे नगापुरिया एका तारा कादर, और यही गीत आंदोलन को जीत तक पहुंचाने का काम किया। झारखंड में विकास के नाम पर, यहां पर विकास की भी बात है, विकास के नाम पर 20 लाख एकड़ से ज्यादा जल जंगल जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। 20 लाख एकड़ से ज्यादा आबादी के हिसाब से 5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। उसमें आपका 80% आदिवासी हैं। झारखंड को आज की तारीख में सबको जानते हैं कि झारखंड का पूरे देश का 44% खनिज का जो रॉयल्टी आता है, उसमें हमारे झारखंड से
कोयला सबसे ज्यादा कोयला आता है। कोयला कंपनियों के पास 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल और जमीन कोयला कंपनियों के कब्जे में है। कितनी आबादी विस्थापित हुई होगी पुनर्वास के नाम पर। 4-5% से ज्यादा लोगों का आज तक पुनर्वास नहीं हुआ है। शहरीकरण के नाम पर अलग विस्थापन हुआ है, डैम के नाम पर अलग विस्थापन हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं तमाम आदिवासी समाज को, किसान समाज को और वहां के मूलवासी समुदाय को कि लगातार आदिवासी समाज ने विस्थापन के खिलाफ संघर्ष किया है और कई आंदोलन जीता हुआ आंदोलन है। झारखंड में राज बनने के बाद 606 साल के अंदर में 104 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ, जिसमें आर्सेलर मित्तल जैसे कंपनियां भी थी। एक कंपनी को लगातार हम लोगों ने, आज मुझे को लगता है गर्व के साथ मैं सब जगह खड़ा होकर ये बात करती हूं, आज आदिवासी जितना संकट आ रहा है, जितना चौतरफा हमला हो रहा है, आदिवासी समाज उतना ही ताकत के साथ खड़ा भी हो रहा है। जब राज बनने के बाद 104 कंपनियों के साथ हमारे राज को सौंपने का काम करने की घोषणा की, इंक्लूडिंग आर्सेलर मित्तल भी था, हम लोगों ने पहली बार उद्योग विभाग से, आरटीआई से तमाम दस्तावेज निकालने का काम किया और स्टडी करने का काम किया कि आर्सेलर मित्तल को कितना जमीन चाहिए। 25,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए और उसके साथ हम लोगों ने देखा कि एक कंपनी को पावर प्लांट लगाने के लिए कितना जमीन चाहिए, कैप्टिव पावर प्लांट के लिए जमीन चाहिए, हाइडल प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए, आयरन ओर चाहिए उनको और उसके साथ कोयला कंपनी खदानें भी चाहिए। एक साथ कितना विस्थापन। हम लोगों ने तमाम चीजों को स्टडी करने के बाद हम लोग बोला कि हम लोग ने 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हमारे पूर्वजों का जमीन हम 1 इंच नहीं देंगे। हम लोग इस स्लोगन के साथ हम लोग लड़ाई लड़े। 2-3 कंपनियां छल कपट करके झारखंड में आने सकी, बाकी कंपनियों को हम लोगों ने रोक के रखा। ये झारखंड के साथ पूरे देश के लिए भी हम लोगों ने एक दिशा देने का काम किया। मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहना चाह रही हूं कि हम लोगों ने जितनी भी लड़ाई, चाहे आर्सेलर मित्तल की बात हो, आर्सेलर मित्तल के खिलाफ लड़ाई में मैं खुद उसका लीड कर रही थी। सारे लोग कह रहे थे, सारे सभ्य लोग कह रहे थे, पढ़े लिखे लोग कह रहे थे कि आर्सेलर मित्तल के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ोगे, वो वर्ल्ड स्टील जायंट है। मैं हम सबको कोई एक ही बात कह रहे थे, हमको वो बिजनेस शब्द नहीं समझ में आता है। कौन स्टील जायंट है हम इतना ही जानते हैं कि गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, हल चराने वाले ये धरती के पुत्र हैं और ये लड़ाई जीतेंगे। हम लोगों ने लड़ाई जीत के रखा। लोग उस समय तमाम लोग कहते थे, उनका दलाल लोग कहते थे कि गांव के लोगों को छोड़ दो, इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम्हारा 100 का शिनाख्त नहीं होगा। हमने भी चैलेंज किया कि गोली चलाने वाला अगर माँ के कोख से पैदा लिया है तो हम लोग भी माँ के कोख से पैदा लिए हैं। गोली चला के देखो कि जमीन बचाने वालों का सीना कितना, शरीर कितना बड़ा है कि कितना गोलियां उसमें समा सकती है। आज भी जंगल बचा है, गांव भी बचा है, हम लोग भी बचे हैं। आज ये बेसिकली साहित्य का मंच है। मैं अपने को टटोलती हूँ 13 साल पत्रकारिता की। 13 साल का जब पत्रकारिता मैं शुरू की, कई अवार्ड भी लिए। हरिवंश जी अभी लोकसभा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष लगातार हैं, वो वहाँ प्रभात खबर के संपादक थे। उन्होंने 2 बार हमें ऑफर किया कि तुम हमारा स्टाफ बन जाओ।
हमने कहा आदिवासी समाज के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लेखन की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है, मैदान की ज़रूरत है, सब भूमिका हम लोग निभाएंगे। सिर्फ आप हम लोगों को स्पेस दीजिए लिखने के लिए। और हम लोग वहाँ से बहुत सारे आदिवासी लेखक पैदा हुए, साहित्यकार भी पैदा हुए। आज ज़्यादा कम कोई ज़्यादा वाला मामला जरूर है, लेकिन पहले जो ये आंदोलन हम लोग इसलिए जीत सके थे, उसी पीरियड में सरकार के तरफ से सबको याद करते हैं कि एक R&R पॉलिसी निकला था। उसमें 70% और 80% की बात हुई थी कि आप किस मामले में 80% का सहमति ग्राम सभा से दोगे, किस मामले में 70% ग्राम सभा से माने परमिशन मिलेगा। और बाद में फिर ये हुआ कि जब कंपनी की बात होगी तो 30% जमीन सरकार देगी, बाकी जमीन कंपनियां खरीदेंगी। हम लोग ने उसको भी बहुत नजदीक से देखा, बारीकी से देखा, अनुभव किया। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग कंपनियों को अंदर घुसने नहीं देंगे। और हम लोगों ने ये भी काम किया उस समय, जो 30% जमीन सरकार लेने के लिए वो कोशिश किया। और उसी समय ये शुरू हुआ था लैंड बैंक के नाम पर जमीन को कैप्चर करने का। जब हम लोग कंपनियों को अंदर घुसने नहीं दिए, कोई भी अंदर नहीं घुसा, तो कर्मचारियों को कहा गया, अंचल कार्यालय को आदेश दिया गया कि जहां भी गैर मजरूआ आम जमीन, खास जमीन, प्रति जमीन मिलेगा, सबको नक्शा में देख के 5 डिसमिल 10 डिसमिल सबको एक जगह एकत्र करो, लैंड बैंक बनाओ। उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। और मित्तल कंपनी 8 करोड़ रुपया डाउन पेमेंट किया था, उसको भी हम लोग लौटाने का काम किए। हम लोगों ने कहा, नंदिनी सुंदर ने याद दिलाई हम लोगों को कि ये संविधान ऐसे ही नहीं बना। और संविधान जिनके लिए बना, हम लोग संविधान को उपयोग करने का काम किए। हम लोगों ने कहा ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में गवर्नर यहाँ का कस्टोडियन होता है। गवर्नर को घेर के हम लोगों ने पूछा कि आपको किसने इजाजत दिया हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र का जमीन बेचने के लिए? आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार को वापस करना पड़ा कंपनी को पैसा। आज उस समय सरकारें, उस समय कंपनियों ने अपना पूरा ज्ञान इंद्रियों को खोल के रखा था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा अब ऐसे जमीन नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद से ये डिजिटल रूप से जमीन लेने का काम शुरू कर दिया। और आज की तारीख में 1 नेशन 1 लैंड रिकॉर्ड, 1 नेशन 1 लॉ, और उसके साथ ही लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। अब लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। अब गांव के लोगों का पहचान था खतियान से आदिवासियों का, गांव के आदिवासियों का पहचान था खतियान पार्ट 2 से, गांव के आदिवासियों का पहचान था विलेज नोट से कि ये आदिवासियों का कौन सा गांव है। ये उरांव गांव है, मुंडा गांव है, संथाल गांव है और ये कोल्हान है। अब इसको खत्म करने के लिए लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड आपका डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद ये तमाम जमीन आज की तारीख में 5, सिर्फ झारखंड के नहीं लेकिन पूरे देश में 5वीं अनुसूची को आप लोग मतलब देखिएगा। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी लैंड बैंक बना है, 6ठी अनुसूची क्षेत्र में लैंड बैंक बना। और जब एक्ट कहता है कि आप एक रेवेन्यू विलेज के अंदर में जो भी घास है, फूस है, जो भी आपका माइनर मिनरल्स है, वो गांव के लोगों का सामुदायिक संपत्ति है। लेकिन आज की तारीख में पूरे देश के 5वीं अनुसूची में लैंड बैंक बना। क्यों बना, कैसे बना, ये सरकार से पूछना चाहिए और हम लोगों को इस पर भी अध्ययन करना चाहिए। यह 2020 में घोषणा किया सरकार ने
और वो कहा कि आप स्वामित्व योजना बनेगा, और स्वामित्व योजना बनाने के लिए पूरे देश में ड्रोन सर्वे करके उन्होंने ये टारगेट रखा कि पूरे देश का जो बेनामी जमीन है, वो बेनामी जमीन का मालिक कौन होगा। उन्होंने टारगेट करके पूरे देश में ड्रोन सर्वे किया। ड्रोन सर्वे करने के बाद जो आज के वो प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की कोशिश की, झारखंड में उसका हम लोगों ने विरोध किया। झारखंड में विरोध इतना कड़ा हम लोगों ने किया, पूरे देश में कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ। ड्रोन सर्वे, जब स्वामित्व योजना के तहत में ड्रोन सर्वे से जमीन का सर्वे हो रहा था, झारखंड के लोगों को यह पता है कि ये क्यों ड्रोन सर्वे हो रहा है और जमीन किसके लिए खोजा जा रहा है। हम लोगों ने विरोध किया। हम अब सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हैं। ये विधानसभा में भी सवाल उठा, हमारे पूर्व विधायक विनोद सिंह ने उठाया, हेमंत सोरेन ने उठ के जवाब दिया कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, और ये ड्रोन सर्वे से आदिवासी संसद अभी संशय में है, उसको होल्ड किया जाए। हम लोगों ने झारखंड में कुछ समय के लिए रोक पाया। आज की तारीख में पूरे देश में भूमि बैंक के तहत अब धड़ल्ले से जमीन जो चाहता है उनके हाथ में ट्रांसफर हो रहा है। अब डिजिटलाइजेशन, डिजिटल जमीन लूट चल रहा है। जसिंता ने भी जो बात कही, हमारे यहाँ किस तरह से जमीन लुटा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय हमारे राज्यसभा मेंबर हमारे मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, महुआ माझी जी और अनुज लोगों। जब मैं 6 साल तक पूरा डिजिटल सर्वे का मैंने स्टडी किया और मैं देखी कि ये पूरा देश लुटाने जा रहा है। 6 साल तक गांव-गांव घूमने के बाद और बहुत सारा आरटीआई दस्तावेज निकालने के बाद, ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ मैंने ये इस किताब को लिखा कि आदिवासी अधिकार, संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में। आज आदिवासियों का विस्थापन पर बात कर रहे हैं। अब आदिवासियों का पहचान कहां से रहेगा। अब डिजिटल लूट पूरे देश में है, पूरे झारखंड में डिजिटल लूट है। अब खतियान कहीं नहीं है, कहीं CNT एक्ट नहीं है, अब कहीं 5वीं अनुसूची का आत्मा जीवित नहीं है। सब जगह बार बार हम लोग ये सवाल उठाते रहे कि लैंड बैंक 5वीं अनुसूची क्षेत्र में क्यों। ये तो आदिवासियों का इलाका है। आज हम लोगों को जब आदिवासियों की बात करते हैं तो दिल में दर्द होता है, लेकिन एक एहसास होता है कि हम बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के वंशज हैं और हम अपने संघर्ष के इतिहास को नहीं छोड़ सकते हैं। आज जब विकास की बात करते हैं तो आज जिनकी जमीन ली गई वो कहीं पर भी नहीं है, वो जीवित भी नहीं है, आज वो बेघर-बार हैं। आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिएगा, पूरे देश का आंकड़ा हम लोगों को देखना है। अर्बन का आंकड़ा कुछ और कहता है, हमको रूरल आंकड़ा देखना चाहिए। पूरे देश का जो शिक्षा का आंकड़ा कहता है 30 से 35% आपका ग्रामीण क्षेत्र में है। स्वास्थ्य का क्या आंकड़ा कहता है, आदिवासियों का आंकड़ा आप पूरे देश का देखिएगा तो आज भी 77% आदिवासी महिला एनेमिक हैं। आज भी 67% बच्चे कुपोषित हैं। आज करोड़ों करोड़ लोग विस्थापित होकर जीवन जी रहे हैं, बेनामी जीवन जी रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, विकास की बात करते हैं। देश के लिए, आदिवासी इलाके के लिए ट्राइबल सब प्लांट का भी योजना है। झारखंड में क्या होता है, होते रहा है अभी तक। जब झारखंड की बात है तो पूरे देश की भी बात यही है। जब ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो जेल हम लोगों के लिए बना दिया गया। ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो हवाई अड्डा बना।
ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो वो रोड बना, ट्राइबल सब प्लान का पैसा आया तो नाम लेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं कोई मैं राजनीतिक पार्टी से शायद ये हूं इसलिए नाम नहीं लेनी चाहूंगी, लेकिन जितना भी आपका बंदरगाह, चाहे हम देखेंगे भुवनेश्वर के इर्द गिर्द में जितना बंदरगाह है, किनका बंदरगाह है? नाम जरूर लेंगे। जितना भी बंदरगाह है, किनका बंदरगाह है? और ट्राइबल टीएसपी का पैसा सबसे बन रहा है। और आज की तारीख में आदिवासियों को एक नया आदिवासी ताकत को कमजोर करने के लिए नया नैरेटिव आया है। और वो नया नैरेटिव, हम लोग तो सरना मसना ससंदरी की बात करते हैं, हम लोग आदिवासी इतिहास की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। और हम लोग का आदिवासियों का गांव, एक एक गांव जीव और जंतु से जुड़ा हुआ है, नदी और पहाड़ से जुड़ा हुआ है। और हमारा भाषा और संस्कृति, हमारा चलना, हमारा नृत्य है, हमारा बोलना ही हमारा गीत और संगीत है। आज की तारीख में इन्हीं आदिवासी ताकत को किस तरह से तुम सरना हो। और ये ईसाई है। छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग का प्रयोग चल रहा है, झारखंड में डीलिस्टिंग का प्रयोग चल रहा है। पूरे देश में आज की तारीख में ये सरना आदिवासी लोग सनातन और सरना और सनातन एक हैं। और जो ईसाई आदिवासी हैं वो आदिवासी नहीं है। तो आप लोगों के सामने ये बड़ा सवाल है कि इस देश में आदिवासी कौन है? अगर सरना धर्मावलंबी और सनातन एक हैं और ईसाई धर्म मानने वाले वो विदेशी हैं, तो ये झारखंड में आदिवासी कौन है? ये नया नैरेटिव है। और ये 2014 के बाद तमाम जो हथियार है अब हम लोगों के ऊपर में, हम लोग खतियान से पहचाने जाते थे। झारखंड में खतियानी आंदोलन चलता है। झारखंड के लोग गर्व से कहते हैं हमारा खतियान पहचान है। अब पहचान के लिए पहले तो बोला फरमान दिया गया कि कोई भी आधार कार्ड नहीं बनाएगा तो उनको राशन नहीं मिलेगा। सबको ही हम लोगों ने आधार कार्ड बनाया। अब हम लोगों को कहा जा रहा है अभी झारखंड में 47 टोटल, हिंदी से 43,72,325 लोग मतदाता सूची से एसआईआर में आउट। 43,72,325 लोग मतदाता सूची से आउट। अब खतियान उनका पहचान नहीं होगा, अब उनका आधार पहचान नहीं रहेगा, अब उनका जंगल पहचान नहीं रहेगा, इसलिए कि वन नेशन वन लॉ है भाई। अब पहचान बनेगा तो उन्हीं का पहचान रहेगा जो शेष बचेंगे। और आदिवासी साम दाम दंड भेद भी नहीं जानता है, 9-6 करने भी नहीं जानता है। ऐसे परिस्थिति में पूरे देश को समझना पड़ेगा कि आदिवासियों पर हम चर्चा करते हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को नए सिरे से आज की तारीख में आदिवासी कहाँ रहेंगे, कल क्या आदिवासी जिंदा रहेंगे, या तो अमेरिका जैसे रेड इंडियनों की तरह वो पिंजड़े में बंद रहेंगे। झारखंड में भी ये म्यूजियम देश में भी शुरू हो गया है, म्यूजियम बनाना, जिसको क्या ये बोलते हैं अंग्रेजी में मैं भूल जाती हूँ, डिटेंशन सेंटर। अब डिटेंशन सेंटर वो म्यूजियम की तरह ही है। अब हम वहाँ पर रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, ये सबके लिए एक बड़ा सवाल है। और अंतिम में आदिवासी बचेंगे तो देश बचेगा, किसान बचेंगे, देश को अनाज मिलेगा, आदिवासी बचेंगे, शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग को कोई नहीं रोक सकता है, आदिवासी समाज इसको चैलेंज करता है। चूंकि आज प्रेमचंद जयंती है और चूंकि हम आदिवासी विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सिरा कहीं ना कहीं नक्सल से भी जुड़ता है,
तो मैं एक दिलचस्प तथ्य से शुरुआत करता हूँ। 2008 में छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें 7 साल जेल में रहना पड़ा। और जिस नक्सली साहित्य की उनके घर से बरामदगी हुई थी, जिन 4 या 5 किताबों की, उसमें एक किताब थी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। मेरे ख्याल से 1936 में प्रेमचंद गए हैं। मैंने वह FIR देखी है इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो 1936 में प्रेमचंद गए हैं। कहते हैं कि बड़ा लेखक पूर्वानुमान कर लेता है क्या होने वाला है उसके साथ। तो 36 में उन्होंने पूर्वानुमान कर लिया था कि कभी उनके लेखन को नक्सली साहित्य का दर्जा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले आदिवासी शब्द पर थोड़ी देर ठहरना चाहूंगा। आदिवासी कौन होता है? संविधान में 2 शब्द चलते हैं हिंदी अंग्रेजी में, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि आदिवासी का अर्थ अनुसूचित जनजाति नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक शेड्यूल ट्राइब, प्रत्येक अनुसूचित जनजाति आदिवासी नहीं होती। मसलन हो सकता है इससे कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, हो भी जाते हैं। लाहौल में रहने वाले जो समुदाय हैं, बौद्ध समुदाय, जहाँ छोटे छोटे से गांव हैं, जहाँ दसियों IAS ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी निकले हैं, शेड्यूल ट्राइब समुदाय हैं, वो आदिवासी नहीं है। इसी तरह से राजस्थान में या देश के कई सारे इलाकों में बहुत सारे समुदाय हैं, वे भी आदिवासी नहीं है, भले ही वे ST कैटेगरी के अंडर आते हैं। मेरे ख्याल से इसको हमें समझ लेना चाहिए, जिससे कि आदिवासी प्रश्न को और आदिवासी की लड़ाई को समझने में हमें मदद मिले, और जिससे कि बहुत अन्य समुदाय, मेरा उन समुदाय के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन वे अपने साथ आदिवासी शब्द का प्रयोग करना बंद करें, क्योंकि आदिवासी शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ विकास के नाम पर न सिर्फ विस्थापन हो रहा है, बल्कि एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जिसका विनाश भी हो रहा है। लाहौल में रहने वाले मनुष्य का, बौद्ध समुदाय का विनाश नहीं हुआ। फिर से सम्मान है मेरा आपके प्रति, लेकिन वे आदिवासी नहीं है। आदिवासी कौन है? सिर्फ मध्य भारत के गौंड आदिवासी ही नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के, अंडमान के भी आदिवासी हैं। हम जानते हैं कि आज वहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ग्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के नाम पर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और जिन तैयारियों का हमारे भूतपूर्व नौसेना प्रमुख घनघोर विरोध कर रहे हैं, ये कहकर कि आप एक मिलिट्री प्रोजेक्ट को व्यावसायिक हितों से नहीं जोड़ सकते हैं, और वर्तमान सत्ता उस प्रोजेक्ट को धकेले जा रही है। और हमारे नौसेना प्रमुख कहे जा रहे हैं कि ये न करिए, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस अंडमान का नष्ट हो जाएगा। तो वह आदिवासी प्रश्न है जहाँ से वो आदिवासी समुदाय अंडमान के मिटते हैं। अब मैं अपने आप को, क्योंकि वह मेरी विशेषज्ञता नहीं है अंडमान, मैं मध्य भारत के जंगलों तक अपने आप को केंद्रित करूंगा। कुछ ही दिन पहले 29 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक दावा किया है कि आज की तारीख में कोई भी देश का जिला नक्सल प्रभावित नहीं है। उनके आंकड़े हैं, 2018 में 90 थे, 21 में 70 रह गए, 24 में 38 थे, दिसंबर 25 में 8 थे, और आज की तारीख में 1 भी नहीं है। तो उनके मुताबिक यह देश नक्सलियों से मुक्त हो गया है और अब विकास की कगार पर है। अब वो विकास क्या है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। ये एक लंबी सी खबर है जो जब मेरी सहकर्मी ने एक लिखी थी, और मैं उन्हीं से जब मैं वायर में हुआ करता था तो बताऊंगा मैं। पिछले बरस की बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने, एक लंबा सा लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, और राहुल गांधी के दावे को चुनौती दी कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों में कोई धांधली नहीं हुई है। उससे 2 दिन पहले थोड़ा सा आपको एक संदर्भ बता देता हूँ। राहुल गांधी ने एक्सप्रेस में लेख लिखा था कि
विधानसभा चुनावों में धांधली हुई है, फडणवीस उसका जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए फडणवीस कह क्या रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। फडणवीस कहते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं उस लेख की, कि मैं कुछ एक दिन पहले गढ़चिरौली जिले में गया था और अबूझमाड़ के घने जंगल में जाने वाला पहला मुख्यमंत्री बना। मैंने रात गढ़चिरौली में बिताई थी और कम से कम 3 या 4 रातें वहां बिता चुका हूं। फडणवीस ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सोचिए। जिसको संदर्भ नहीं पता है वह आगे बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा हो क्या रहा है देश में आकर। नेता प्रतिपक्ष एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखता है कि आपके राज्य में धांधली हुई है और राज्य का मुख्यमंत्री उस लेख को चुनौती देते हुए लेख लिखता है। ठीक है, फडणवीस कहते हैं कि मैं गढ़चिरौली जाता रहता हूं, उस जिले में जाने वाला पहला मुख्यमंत्री हूं। गढ़चिरौली क्या है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक नक्सल प्रभावित जिला हुआ करता था, जहां से अब सरकारी भाषा में नक्सली हटाए जा चुके हैं और जहां अबूझमाड़ का यानी कि घना घनघोर भीड़ जंगल जहां निवास करता है, जहां बसता है, और जहां महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लॉयड स्टील्स को माइनिंग के लिए बेहिसाब जमीन दी है स्थानीय आदिवासियों के विरोध के बावजूद। अब मैं एक बार आपको तथ्य बताता हूं, पत्रकार हूं। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि तमाम मंत्री वो किसी न किसी जिले को गोद ले लेते हैं, उसे गार्जियन मिनिस्टर कहा जाता है। अमूमन मुख्यमंत्री किसी जिले को गोद नहीं लेता है, अमूमन। एक आध भूले भटके महाराष्ट्र के इतिहास में शायद कहीं हुआ हो। आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं देवेंद्र फडणवीस ने अगर किसी जिले को गोद लिया होगा तो कौन सा होगा। तो विकास क्या हो रहा है? विकास हो रहा है कि आदिवासी की जमीन को हटाया जाता है, उस जमीन को खाली कराया जाता है बेहिसाब पुलिस कैंप लगाकर। जैसा कि अभी विकास तिवारी बता रहे थे कि सड़क आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जंगल में सड़क जाएगी, लेकिन सड़क कैसी जाएगी? सड़क इतनी बड़ी जाए, इस तरह की जाए कि उस पर से बख्तरबंद गाड़ी निकल जाए। सड़क सिर्फ इतनी ना जाए कि आपके 2 पहिया चौपहिया वाहन चले जाए, नहीं, सड़क ऐसी हो कि उस पर से सीआरपीएफ के वाहन धड़धड़ाते हुए निकल जाए। तो ये आपको विकास के लिए सड़क नहीं चाहिए, आपको स्थानीय विकास के लिए सड़क नहीं चाहिए, आपको वहां एक भय की सत्ता बनाए रखने के लिए सड़क चाहिए, जिससे उस आदिवासी पर, उस स्थानीय निवासी पर आपका भय कायम रह सके। मैं आपको कुछ एक अपने जीवन भर के कुछ छोटे छोटे एक दो अनुभव बताता हूं कि आदिवासी और नक्सली का संबंध क्या है। आखिर जब मैं पहली बार गया था बस्तर कई साल पहले, तो कोई भी शहरी व्यक्ति जब जाता है बस्तर या झारखंड तो उसे लगता है ये भी नक्सली, ये भी नक्सली। उसके मन में ऐसी कंडीशनिंग होती है हम शहरी लोगों के मन में, मेरे भीतर भी थी, कि हर कोई भी व्यक्ति उसी पोशाक में नक्सली नजर आता है। लेकिन आदिवासी नक्सली बनता कैसे है? कुछ कहानी विकास तिवारी ने बताई, एक दो मैं भी बताता हूं। रावघाट एक परियोजना है बस्तर में, जहां से लोहा खींचने की तैयारियां चल रही हैं। मैं एक व्यक्ति से मिला, एक नक्सली से मिला कई साल पहले उनके कैंप में, और बोले कि मैं अच्छा खासा बड़ा, शायद उनकी उम्र उस समय 28 कुछ रही होगी। बोले कि मैं बढ़िया लड़का था, घूमता था, फिल्म देखता था। वो कांकेर के नज़दीक है तो इतना घना बस्तर भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो समाज से या कथित आधुनिकता से भी दूर हो। वो लगभग एकदम सीमांत के एक व्यक्ति थे। तो वो कांकेर जिले पर भी जाते थे, रायपुर भी हुआते थे। तो बोले लेकिन एक दिन मेरे गांव में, मेरे गांव में ज़मीन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई कि ज़मीन उठानी है आपकी। अच्छा, हम लोग विरोध कर रहे थे। जब विरोध कर रहे थे तो हमारे घर के सामने बटालियंस बिठा दी गई। तो बोले यार ऐसे तो नहीं काम कर पाऊंगा मैं, मतलब आपको जमीन मेरी लेनी है तो आप मुझसे वार्तालाप कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, ऐसा थोड़ी कि आप मेरे कलपट्टी में बंदूक तान दोगे। आप सोचिए दिल्ली में मेट्रो के लिए कितनी जमीन गई है, कई संस्थाओं ने भी दी है, शायद कुछ निजी जमीन भी गई है। ऐसा तो शायद नहीं हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसोल के कितने ही किसानों ने अपनी जमीनें दी मायावती के और अखिलेश के कार्यकाल के दौरान। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अगर किसान नहीं दे रहा है तो आप उसकी कलपट्टी में AK-47 रख दोगे। ऐसा तो शायद नहीं होता है।
2011 जुलाई याद कीजिए, सोचिए कि मैं जो विकास बता रहे थे, अभी कल ही मैंने एक अंग्रेजी अखबार में लेख प्रकाशित किया है कि जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको सरकार बहुत आसानी से सुन लेगी, बस्तर में जो हो रहा है उसे नहीं सुनेगी। वो आदिवासी की प्रोटेस्ट है। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर इसी जंतर मंतर पर अगर बस्तर के आदिवासी यही धरना देते, अगर बस्तर के आदिवासी होते या झारखंड के होते या गुमला के होते, तो उन्हें कोई नहीं सुनता। ये कड़वा सच है ये कि जो जंतर मंतर पर इसलिए हम साथ थे, बहुत सारे लोग, पार्टियां भी, क्योंकि वह एक ऐसे विषय को लेकर था जिससे जुड़ने में हमें कोई नैतिक या राजनीतिक संकोच नहीं होता था। शाहीन बाग पर भी प्रोटेस्ट हुआ था कुछ एक वर्ष पहले, हमें मालूम है हमने क्या हुआ था वहां। शाहीन बाग के लोग आज भी जेल में हैं। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था ये भी हमें पता है, कितने लोग किन धाराओं के तहत भीमा कोरेगांव की प्रोटेस्ट के लिए जेल में है। तो हर प्रतिरोध अपने साथ अपनी भाषा लेकर आता है और अपनी नियति भी लेकर आता है कि वह किस तरह का प्रतिरोध है। आदिवासी मसले पर इतना अभी हमारे समाज की नैतिक चेतना उतनी जागृत नहीं है कि वो आदिवासी को उसी तरह साथ उसके साथ आ सके जिस तरह से वह जंतर मंतर पे आ जाती है। तो मैं आपको क्या बात बता रहा था, हाँ, मैं बस्तर की बात बता रहा था, बटालियंस की। 2011 में राहुल गांधी, आपको याद होगा, भट्टा परसौल से लेकर यानी ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ की पदयात्रा पर निकलते हैं। उस समय देश का सबसे कद्दावर नेता पदयात्रा पर निकलता है। क्यों? क्योंकि उस भूमि पर जो किसानों की जमीन जा रही है उन्हें उन किसानों के साथ संवाद करना है। मैं इसे राहुल की महानता नहीं मानूंगा इतनी जितनी कि दिल्ली के नजदीक है वो, और वो गुर्जर किसान है, जाट किसान है, उनके साथ सत्ता को संवाद करना ही होगा। सत्ता उनके घर जाकर संवाद करेगी। बस्तर में क्या होता है, झारखंड में क्या होता है, सिंहभूम में क्या होता है, गुमला में क्या होता है, वहां आपके घर के आगे AK-47 वाले वो जवान बिठा दिए जाते हैं जिनका आपकी संस्कृति से कोई संबंध ही नहीं है। CRPF का, सेंट्रल जो केंद्रीय पहला मिलिट्री फोर्सेस है, उसका इतना दुरुपयोग शायद नहीं हो सकता इससे गहरा कि आप किसी फिरोजाबाद के इंसान को या किसी झुंझुनू के इंसान को उठाकर उसे गुमला में रख दें या उसे सुकमा में रख दें, और वह 22 साल का लड़का क्या करेगा। मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं, कुछ फिगर्स, आपको अचंभा होगा। पहली CRPF की बटालियन छत्तीसगढ़ में 2003 में गई थी, पहली बटालियन। तो विकास देखिए, आज क्या स्थिति है वहां। 63 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस हैं और 25 करीब छत्तीसगढ़ की हैं। एक बटालियन में 1000 आदमी आया, करीब 9 लाख हुआ। इसके अलावा राज्य की अपनी जो 7 जिले हैं बस्तर में, प्रत्येक जिले का अपना फोर्स। कल्पना कीजिए, लगभग 10 लाख सैनिक भयानक शस्त्रों से सुसज्जित, उन जो अभी नंदिनी जी ने तस्वीर दिखाई थी, उन लोगों को मिटाने पर या उन लोगों की रक्षा पर या उन लोगों से डरा हुआ है और उनके सामने वो आयुध लेकर, शस्त्र लेकर खड़ा हुआ है। विकास कैसे होता है मैं उदाहरण देता हूं आपको। 2 छोटी बातें फिर मैं खत्म करूंगा कि क्या उद्योग से विकास आ सकता है। दांतेवाड़ा में देश का सर्वश्रेष्ठ लोहा है, गुणवत्ता में भी और उसकी क्वांटिटी में भी, परिमाण में भी। करीब 65 साल से NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो भी दंतेवाड़ा गया, देखा विराट संयंत्र है। मैं पहली बार देखा, मुझे लगा ये खत्म कब होगा आखिर, वो जो NMDC का संयंत्र है। 60-65 साल से, 1960 के आसपास हो गया, हाँ 60-65 साल से NMDC का संयंत्र वहां काम कर रहा है और बेहिसाब लोहा लेकर जा रहा है और बेहिसाब मुनाफा भी कमा रहा है। NMDC आप जानते हैं हमारी महारत्ना नवरत्ना टाइप की कंपनियों में से है। तो दांतेवाड़ा तो हमारे देश का सबसे विकसित जिला हो जाना चाहिए था अब तक। आपको अचंभा होगा, मेरे ख्याल से किसी भी स्थानीय आदिवासी की क्लास 4 से यानी 4th श्रेणी से ऊपर अभी तक 65 साल में शायद दांतेवाड़ा के उस संयंत्र में कभी नौकरी नहीं लगी है, ना लग पाएगी।
मेरे पास कोट है, मैंने आज सा पहले कहीं कोट किया था। स्थानीय व्यक्ति ने बोला था कि आपकी ज़मीन पर कोई आकर ये महल खड़ा कर देता है और आप अभी भी चींटी की चटनी और भात खाते हैं और आपके सामने वो मुर्गा और बकरा उड़ा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ज़मीन आपकी है वो, और आपकी नदी को गंदा और कर रहा है। एक आखिरी उदाहरण देके खत्म करता हूँ। दो विकास का फिर से, हाँ देखिए कितनी बारीक कहानियां हैं ये। 2012 में सुकमा के कलेक्टर का अपहरण हुआ था। कई दिन अंदर रहे, नक्सलियों ने किया था, फिर छोड़ दिया। एक दिन एक नक्सली युवा, बहुत कम उम्र का, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया था, जब एलेक्स अकेले थे एकदम, तो आता है, धीरे से फुसफुसाकर कहता है, साहब हैंडपंप मैकेनिक का आवेदन दिया था, बाहर जाएं तो देख लीजिएगा। अनुज भैया ने बताया मेरा नाम विकास है, वो विकास नहीं जो वहाँ लिखा हुआ है। विकास तिवारी नाम है मेरा। मैं बस्तर में एक बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा, बस्तर टॉकीज़, उसमें रिपोर्टिंग करता हूँ, बस्तर के इलाकों में घूमता हूँ। सबको सुन रहा था, जसीता दीदी हैं और नंदिनी मैम ने भी कहा, विकास, विस्थापन और आदिवासी। मुझे लग रहा था यहाँ जब मैं बैठ के जब सबको देख रहा था कि कितने पढ़े लिखे लोग, सुधार्थी लोग यहाँ पे हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना शोध है सभी के पास में। काश बस्तर से किसी सोमारू, सोमरू, मंगड़ू को भी लेके आता तो शायद वो देखते कि उनके बारे में कितना चिंता कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और दिल्ली जो पूरा देश चलाती है, कितना दुखद है कि एक कमरे की पूरी कुर्सियाँ नहीं भर पाई हैं आदिवासियों की। ये भी एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आदिवासियों के लिए और भी लोगों को आना चाहिए था इस विस्थापन के विषय पर सुनने के लिए, कम से कम अपने विचार रखने के लिए। आदिवासी और विकास और साथ ही साथ विस्थापन, ये तीनों चीज़ें आपस में इतनी गुत्थम गुत्थी हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जसीता दीदी ने अपनी कविता में कहा कि डॉक्टर नहीं आते हैं अस्पताल में, टीचर नहीं आते हैं स्कूलों में। बस्तर में आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ तक सड़कें ही नहीं होती। सड़कें नहीं होती तो व्यवस्थाएं नहीं पहुँचेंगी, व्यवस्थाएं चाहिए तो सड़क चाहिए, और सड़क बनेगा तो सरकार की मंशा गलत हो जाती है। सिलगेर के जिस आंदोलन की बात नंदिनी मैम ने की थी, वो एक सड़क के निर्माण के लिए सीआरपीएफ का कैंप लगाया गया था। नक्सल प्रभावित इलाका था। जब भी सड़कें बनती थी तो माओवादी वहाँ पे गाड़ियों को आग लगा देते थे और सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न करते थे। माओवादियों का ऐसा मानना था कि अगर सड़क बनेगी तो फोर्स आएगी और माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। सरकार को फोर्स लगाना पड़ता था। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, मैं सोच रहा था अभी जब जंतर मंतर में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, जब वो सफल हुआ और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जब उन पर लाठीचार्ज हुई और ये पूरे देश में चर्चा का विषय हो, तो मैं सोच रहा था कि बस्तर के आदिवासी जब जंगल में अपने ज़मीन का हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन पर गोलियां चला दी गई, तो इसके लिए जंतर मंतर में धरना क्यों नहीं हुआ। और आज दिल्ली में अगर आदिवासियों के विस्थापन पर चर्चा हो रही है तो ये सुखद है कि शायद ये चर्चा कभी जंतर मंतर तक पहुँचे और शायद हमारे बस्तर में बनने वाले उस बोधघाट परियोजना पर लोगों का ध्यान जाए, जिसमें 50 गांव डूब जाएंगे, लगभग 5000 लोग बेघर हो जाएंगे। शायद कोलावरम पर ध्यान जाए, जिसमें दोरला जनजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और इस पर भी एक जो गुत्थम गुत्थी वाली बात कही मैंने कि सरकार अपना पक्ष रखती है कि हम जो कर रहे हो देश के विकास के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हैं और आदिवासियों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि आप जिसके लिए कर रहे हैं कभी उससे पूछते क्यों नहीं। अगर आप आदिवासियों से पूछेंगे तो हर किसी को लगता है कि आदिवासी विकास विरोधी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने आदिवासियों के बीच रह के जितना उनसे सुना है, समझा है, पूछा है, जितना जाना है, तो पता चला है कि वो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि कलेक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर बन के उनके गांव में किसी गर्भवती महिला को मरने से बचा लें। वो भी चाहते हैं उनके गांव तक सड़क आए, लेकिन वो चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी ना हो, क्योंकि चौड़ी सड़कें सरकार की गलत मंशा को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि इसके पहले के सारे उदाहरण ऐसे रहे। सरकार ने चौड़ी सड़कें बनाई हैं और खदानों का उत्खनन किया है, और उत्खनन करने के बाद उन आदिवासियों की ज़मीन जो छीनी गई है उन्हें कभी पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं दिया। देखिए, आदिवासियों के बीच रहते रहते मैं भी कितना डरा सा महसूस कर रहा हूँ कि बोल रहा हूँ तो मेरी जबान
लड़खड़ा रही है। बस्तर के आदिवासी कभी अपनी बात बोल भी नहीं पाता इसी तरीके से। नंदिनी मैम ने तो किताब लिखी है और आशुतोष भैया ने भी किताब लिखा है, बहुत लंबा समय इन्होंने बस्तर में बिताया है, बहुत गहन अध्ययन किया है आदिवासियों पे, मुझसे ज़्यादा रिसर्च है इनके पास। मैं तो बस उनके बीच रहता हूँ, मेरे पास बहुत शब्द नहीं है उनकी इस व्यथा को बता पाने के लिए। और कितना दुखद है कि एक ब्राह्मण होकर एक आदिवासियों का दर्द बता रहा हूँ, कोई आदिवासी नहीं है मेरे साथ यहाँ पे। विस्थापन पर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो अभी सुनेंगे, पता नहीं कल इस पर कितनी बातचीत होगी, पता नहीं इस पर क्या फॉलोअप लिया जाएगा। जब मैं यहाँ दिल्ली आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, क्या जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, कल जब बोधघाट परियोजना बनेगी और 50 गांव डूबेंगे तो क्या ये लोग आकर खड़े होंगे? मेरा एक भाई है जो अंग्रेजी में आर्टिकल लिखता है और बस्तर पे कई बार लिखता है, तो मैं उससे पूछता हूँ, तुम यार अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते हो, बस्तर के आदिवासी पढ़ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता उनके बारे में कौन लिख रहा है। दिल्ली में बातचीत होती है और बड़े बड़े लोग उस पर डिस्कस करते हैं, दूसरे दिन फिर अगले आर्टिकल पर बातचीत होती है, कल के आर्टिकल पर कोई फॉलोअप नहीं होता। बस्तर में एक 7 बच्चे के बाप को नक्सली बोल के मार दिया जाता है, जबकि वो सरकारी रसोईया होता है और उस पर रिपोर्ट की जाती है, लेकिन वो बात दिल्ली तक नहीं पहुंचती। बस्तर के लाखों आदिवासी सलवाजुम में विस्थापित हो गए हैं, उनको वापस लाने के लिए, उनके जमीन में लाने के लिए कभी कोई बातचीत नहीं होती। आने वाले समय में भी बस्तर में जिस तरह से विकास की गाथाएं लिखी जाएंगी, निश्चित ही तौर पर लाखों आदिवासी विस्थापित होंगे और उन आदिवासियों को विकास के रास्ते पर लाने के और मुख्यधारा में लाने की बातचीत के बहाने सरकार विस्थापित कर देगी बहुत आसानी से, लालच देकर, प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर, जो बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद सब तरीके से। लेकिन दिल्ली से ये बात वहां तक पहुंचेगी नहीं ना, वहां की बात यहाँ तक पहुंचेगी। तो आज अगर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि विकास, विस्थापन और आदिवासी, तो हमको वो रास्ता देना होगा सरकार को कि अगर आदिवासियों तक अस्पताल पहुंचाना है, आदिवासियों तक स्कूल पहुंचाना है, आदिवासियों तक शिक्षा पहुंचाना है, जो उनकी बेसिक जरूरत है, जरूरी है, तो उसके लिए सड़कों की आवश्यकता है, जिसे विकास का नाम दिया जाएगा, लेकिन सरकार उसको गलत मंशा से ना बनाए। आने वाले समय में अगर आदिवासियों को खेती करवानी है तो पानी की व्यवस्था के लिए बांध और डैम की आवश्यकता होगी भी, लेकिन उस डैम के लिए पोलावरम और बोधघाट जैसी परियोजनाएं ना बनाई जाएं, जिससे कि पूरी एक संस्कृति का नाश हो जाए। दरअसल सरकार के लिए विकास का जो मायना है वो ये है कि सड़क बना दिया जाए, कारखाने खोल दिए जाएं और आदिवासियों का समग्र विकास किया जाए, उन तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले जाएं। लेकिन जिस तरीके से सरकार विकास करती है, मुझे लगता है कि सरकार के इस विकास से आदिवासियों का सिर्फ विकास नहीं, जो उनकी संस्कृति का विनाश होता है, जो उनके धरोहरों का विनाश होता है, उस पर कभी बातचीत नहीं होती। हमको लगता है कि कई बार आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है तो उन्हें घर दे दिया जाएगा, उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा और बस बात खत्म, वो सुखद हैं, वो खुश हो जाएंगे। इस पर कभी बातचीत नहीं होती कि जब एक आदिवासी अपना घर छोड़ता है तो सिर्फ एक कच्ची झोपड़ी, टूटा फूटा झोपड़ा, एक छोटा सा मकान नहीं छोड़ता, वो अपने पुरखे पुरनिया देवी देवताओं की याद छोड़ता है, अपनी देवभूमियाँ छोड़ता है, अपने जंगल छोड़ता है। वो जंगल जो आपके लिए जंगल है, उनके लिए संस्कृति है, उनके लिए धरोहर है। एक बुजुर्ग से मैंने पूछा था कि दादा अगर मान लो जमीन छोड़नी पड़े तो आपको कैसे लगेगा? तो उसने मुझे सामने वाले पहाड़ को दिखाकर पूछा था, उस पहाड़ को देख रहे हो, क्या है उस पहाड़ में? मैंने कहा उस पहाड़ में लोहा है। उसने कहा नहीं, उस पहाड़ में हमारा देवता है। उसने कहा बस देखने का फर्क है, आपको लोहा दिखता है, हमको देवता दिखता है। जब आप हमको हटाएंगे तो आपको लगता है कि आप हमें समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कोई तैयारी नहीं। मुझे लगा कुछ तैयारी की जाए, फिर मुझे लगा जो देख रहा हूँ उसको बताने के लिए तैयारी की क्या जरूरत है। जो रोज देख रहा हूँ, जो आदिवासियों की स्थिति देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात कि आदिवासियों का जो शोषण करने की बात हुई, तो आपको पता है शोषण कौन करता है? शोषण जातिवाद करता होगा, इस पर अलग डिस्कशन है या अलग लोगों का नजरिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा ताकतवर व्यक्ति कमजोर का शोषण करता है। बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 11 विधानसभा सीटें आदिवासी हैं, एसटी। सभी में आदिवासी विधायक हैं, एक सांसद है वो आदिवासी है।
और वही अपने आदिवासियों का शोषण कर रहा है। वो भी नहीं चाहता कि वो आदिवासी जिसे कुछ पता नहीं है वो पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े, क्योंकि उसे को पता है कि अगर वो पढ़ लिख गया तो कल वोट देने से पहले सवाल पूछेगा उससे। अभी पता है उसको कि मुर्गा और बकरा खिला देंगे तो वोट दे देगा, या उसको माटी क्रिया खिला दिया, मतलब कि जमीन का कसम खिला दिया तो भी वो वोट दे देगा और उसकी सरकार बन जाएगी। तो वो 11 विधायक भी आदिवासी हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं। उनको पता है कि उन आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। उनको पता है कि वो जो आदिवासी जो मारा गया है वो नक्सली नहीं था, लेकिन वो फिर भी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर विधायक जाएगा तो शायद अगली बार उसको टिकट न मिले। हर किसी का अपना लालच है। दूसरी चीज की नंदिनी मैम ने कहा कि मूलवासी बचाओ मंच बहुत शानदार संगठन था, लेकिन उसमें मैंने जो एक दूसरा रंग भी देखा कि बस्तर में जो माओवाद था, हालांकि माओवाद क्यों पैदा हुआ इस पर भी एक अलग बहस है, क्योंकि माओवाद के पैदा होने के पीछे भी मुझे लगता है सरकार की लापरवाही थी। क्योंकि जो माओवादी 80 के दशक में दंडकारण्य के जंगल में आए वो रायपुर क्यों नहीं चले गए सीधे, दंडकारण्य क्यों आए? कारण ये है कि दंडकारण्य और बस्तर को अनाथ छोड़ दिया गया था। वहाँ के लोगों को केवल गिनतियों में गिना जाता था, वो भी कभी कभी वोट के लिए 5 साल में एक बार। और यही वजह है कि जब वहाँ कुछ भी नहीं था तो माओवादियों को जगह मिली और उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पर खड़ी कर दी। लेकिन माओवादियों ने भी बस्तर के आदिवासियों को भरपूर लूटा, भरपूर मूर्ख बनाया, मुझे ऐसा लगता है। मूलवासी बचाओ मंच निश्चित ही तौर पर पढ़े लिखे बस्तर के आदिवासी युवाओं का मंच था, लेकिन उसी सिलगेर के आंदोलन में मैंने अपनी आंखों से देखा है माओवादी लीडरों को, उनको पीछे से ब्रीफ करते हुए मैंने देखा। कोंटा के विधायक छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तो मेरा नामकरण कर दिया था कि ये आबकारी वाला, ये सिलगेर वाला पत्रकार है, क्योंकि मैं हमेशा सिलगेर नहीं रहता था। अधिकतर मैं कई बार 3-3, 4-4 दिन वहीं जाकर पड़ा रहता था उनके आंदोलन के बीच में। लेकिन उस मूलवासी बचाओ मंच के पीछे भी माओवादियों ने उनको, हाँ, लेकिन माओवादियों की मंशा यही थी। माओवादियों ने कहा था कि तुम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो, और जब देखना जब तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी तब फिर आना हमारे पास, देख लेना क्या लोकतांत्रिक तरीके से तुम्हारी मांग पूरी होती है। और माओवादी यहाँ पे सही थे, क्योंकि मूलवासी बचाओ मंच के तरीके से जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप का विरोध किया तो उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। लेकिन माओवादियों ने भी बस्तर के आदिवासियों को भरपूर मूर्ख बनाया समय समय पर। बस्तर में जब माओवादियों के महासचिव बसवराजू को मारा गया, उनके साथ 27 लोगों को मारा गया। मैं 4 दिन तक मार्चेरी में बैठा था नारायणपुर में, ये देखने के लिए कि बाकी के 26 लोग माओवादी बने क्यों, क्योंकि सारे आदिवासी थे। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या तकलीफ थी उनको कि वो सारे माओवादी बन गए? सबकी अलग अलग कहानी। एक लड़की मारी गई थी उसमें, एक महिला कैडर, उसके घर वालों ने बताया कि उसके घर में 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे और ठीक ठाक जमीन थी। अबुल माड़ के बहुत अंदर में उनकी जमीन जायदाद और घर थे। तो माओवादी उनको लगातार प्रेशर देते थे कि घर से एक बच्चा चाहिए हमको, घर से एक बच्चा चाहिए। जब लगातार ये दबाव दिया जाने लगा तो तीसरे नंबर की बेटी आखिर में थक कर हार गई और उसने अपने माँ बाप से कहा कि इतना जमीन और खेत बाड़ी छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ कुली मजदूरी करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं संगठन में चली जाती हूँ, आप लोग आराम से कम खेती बाड़ी कर लीजिएगा। वो बच्ची संगठन में चली गई, उसकी कोई जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं थी, मजबूरी थी कि संगठन में अगर नहीं जाएगी तो परिवार नहीं बचेगा। 2 साल के बाद बसवराजू के साथ वो मुठभेड़ में मारी गई। पूरा देश उसको गद्दार बोल रहा था कि माओवादी, लेकिन किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि अगर सरकार उसको सुरक्षा की भावना पैदा करती कि तुम माओवादियों का विरोध करो, हम तुमको मरने नहीं देंगे, तो शायद माओवादी नहीं बनती। बस्तर में लगातार पैदल घूमते 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 मेरे जहन में एक बात समझ में आई, हर किसी की कहानी सुनते सुनते, कि बस्तर में जंगल में पेड़, और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी, पर उस पर धूल जमी हुई है। आप धूल साफ करेंगे, कहानियां सामने आ जाएंगी। बोलने की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे अनुभव है। 4 साल 5 साल से, लगभग 2021 से पत्रकारिता में बहुत नया हूँ मैं। पत्रकारिता के एथिक्स को बहुत नहीं जानता, पत्रकारिता में डेटा कैसे खंगाले जाते हैं नहीं जानता हूँ मैं, किताबें नहीं पढ़ता हूँ मैं, लेकिन नहीं पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आई कि आप किताब पढ़ रहे हैं, मैं किरदार पढ़ रहा हूँ। आप बार बार पढ़ रहे हैं, मैं हर बार पढ़ रहा हूँ। मैं हर बार नए लोगों को पढ़ता हूँ, हर आदिवासी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हर आदिवासी की कहानी जानने की कोशिश करता हूँ। तो उसको देखते देखते समझ में आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है बता रहा हूँ। और ये बता रहा हूँ कि बस्तर में
अभी और विस्थापन होंगे। उनके लिए जब सरकार कोई कानून लाएगी, सरकार को जो करना होगा वो कर लेगी, यही सत्य है, चाहे सरकार कोई भी हो। एक चीज़ मैंने हसदेव में भी देखी। हसदेव में जंगल कट रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी। जब मैं वहाँ रिपोर्ट करने पहुँचा हुआ था तो बहुत सारे आदिवासी आंदोलन में बैठे हुए थे। मैंने उनकी रिपोर्ट की और वापस लौटा। हालांकि जंगल कटने से बच तो नहीं पाए, कटे। सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो मुझे लगा अभी नहीं जाऊँगा तो लोग ये ना बोलने लगे कि बीजेपी का आदमी। मैं फिर से गया हसदेव में, तो आश्चर्य वाली बात थी कि कांग्रेस की सरकार में जो आदिवासी धरने पर बैठे थे उसमें से आधे आदिवासी अडानी का टी शर्ट पहनकर मुझे रोक रहे थे रिपोर्टिंग करने। बोल रहे थे कि क्या चाहते हो, हम जीवन भर लंगोट पहन के घूमें? क्या हमारा विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बच्चे कार में ना घूमें? अगर हमको मुआवजा मिल रहा है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बस्तर से दौड़कर चले आए हो विरोध करने, आप नहीं चाहते आदिवासी में विकास हो। अब उनके दिमाग में किसने भरा नहीं पता, या उनके मन में लालच किसने भरा, क्या पैसे का लालच है नहीं पता। वही उन्हीं के बीच में कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जिनसे मैंने बातचीत की कि दादा जब लाखों का मुआवजा मिल रहा है तो ले क्यों नहीं लेते? तो उसने कहा कि बाबू अगर 20 लाख रुपए भी मिलेंगे तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पेड़ है ना, जो जहाँ से तेंदू के पत्ते आते हैं, जहाँ से महुआ हम गिनते हैं, ये हमारी आने वाली कई पीढ़ियाँ यहाँ से महुआ बिनेंगी, कई पीढ़ियाँ यहाँ से पत्ते तोड़ेंगे। हम अमीर ना बन पाए, भूखे तो नहीं मरेंगे। ये जंगल हमको पालेगा, हमारी पीढ़ी को पालेगा, हमारी 7 पुश्तों को पालेगा, इतना तो गारंटी। लेकिन 20 लाख रुपए तो शायद हो सकता है मेरे से ही बर्बाद हो जाए। तो हर किसी की अलग कहानी है, विस्थापन पर अलग अलग बहस है, और मेरी कोई तैयारी नहीं है। जो मेरे समझ में आया लड़खड़ाती जबान से जो मैंने बोला उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और एक गुजारिश जरूर करूँगा कि दिल्ली में अगर हम आदिवासियों के विस्थापन पर जिक्र कर रहे हैं तो इस चर्चा को आज शाम को 7:30-8 बजे के बाद छोड़ ना दिया जाए। इसको उस दम तक खींचा जाए जैसे कि कॉकरोच का आंदोलन आखिरी तक चला। बस्तर के आदिवासी या पूरे देश के आदिवासी, क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पूरे देश में विकास जब भी होता है तो मरता आदिवासी है, विस्थापन आदिवासियों का ही होता है। शहरों का विस्थापन कभी नहीं होता, गाँव का विस्थापन होता है, जंगल काटे जाते हैं, कंक्रीट के जंगल लगाए जाते हैं, लेकिन खड़ा कोई नहीं होता उनके लिए। तो जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसको और आगे तक ले जाया जाए। मैं तो बहुत छोटा सा नुमाइंदा हूँ इस कड़ी का। मेरी जब तक औकात रहेगी या स्थिति रहेगी मैं इस पर बोलता रहूँगा जहाँ तक आवाज़ जाएगी। लेकिन जितने लोग हैं अगर सारे बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं तो केवल बस्तर की बात कर रहा हूँ, तो शायद वहाँ के आदिवासियों का विस्थापन ना हो पाए। अगर होगी तो उनके लिए बेहतर भविष्य जो उनके हिसाब से चुना जाए वो संभव हो पाएगा। क्योंकि जंतर मंतर में जो फैसला आया तो उसने एक उम्मीद बंधाई है कि अगर आप पूरे दिल से अगर विरोध करेंगे लोकतंत्र के साथ में मिलकर, तो निश्चित ही तौर पर शायद सफलता मिल पाए। बहुत सारी गलतियां की मैंने बोलने में, मुझे पता है, और आप लोगों को लग भी रहा होगा। मैं सभी से माफ़ी मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद।